तो साथियों देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर फर्स्ट है 10th क्लास का। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है रासायनिक अभिक्रिया, एक होती है भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में क्या अंतर है? रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और भौतिक अभिक्रिया में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे भौतिक गुण कैसे होगा? जैसे ठोस, द्रव, गैस। कोई ठोस द्रव में बदल गया, द्रव गैस में बदल गया, ठीक है, रंग में चेंज आ गया ना, इस प्रकार की भौतिक अभिक्रियाएं होती है। तो हमारे इस चैप्टर में भौतिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। नॉर्मली परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन में तो नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं रासायनिक अभिक्रिया, कुछ एग्जाम्पल। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ठीक है। किसी कागज को जलाना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। कागज़ को फाड़ दिया ना, या कागज़ को मोड़ के कुछ बना दिया, तो वो कौन सी परिवर्तन होगा, कौन सा वो परिवर्तन होगा या अभिक्रिया होगी? या बताइए मुझे कमेंट में कि कागज़ को मोड़ा या फाड़ा तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक है या भौतिक है? कागज़ जलाना रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती है। श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, श्वसन भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है अंदर और ग्लूकोज से क्रिया करती है और हमें एनर्जी मिलती है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण के रूप में। कैसे? मान लो कोई कार्बन है, कोई क्या है? कार्बन। उस कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये एक क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। लेकिन इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम। अब इसी को हम लिखते हैं समीकरण के रूप में कि कार्बन सी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या प्राप्त हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब जो समीकरण है इसमें ये तीर का निशान होता है, इस तीर के इस बाएं साइड में जो लिखा होता है इसको हम बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक बोले तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया उत्पाद बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसको बोलते हैं उत्पाद, या फिर इसको हम नया पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो तीर के निशान के इस साइड में तो अभिकारक होता है और इस साइड होता है उत्पाद या नया पदार्थ। जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें दिख रहे हैं अपन को। अब इसमें अपन को पता नहीं चल रहा कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, कौन जलीय विलयन है ना। तो उसके लिए क्या होता है, रासायनिक समीकरण में नीचे लिखा होता है, जैसे इसमें मान लो S लिखा हुआ है, कार्बन नीचे S लिख दिया, तो ये कार्बन जो है वो सॉलिड अवस्था में है, अर्थात ठोस रूप में है। ऑक्सीजन यहाँ पे G लिख दिया तो ये क्या है? गैसीय रूप में है ना। CO2 ये भी क्या है? गैसीय रूप में। तो SgLAQ, इनसे उन पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में बताया जाता है। जैसे मान लो ठोस है, अगर किसी भी परमाणु तत्व के नीचे S लिखा है, ठीक है, तो वो क्या है? ठोस है। अगर द्रव है तो L लिखा होगा और गैस है तो लिखा होगा G,
और जलीय विलयन है अगर, मतलब जल में घुला हुआ है, तो लिखा होगा AQ, ये लिखा होगा। ठीक है, तो ये उस पदार्थ की भौतिक अवस्था को बताता है। तो ये होता है रासायनिक समीकरण। तो अगला टॉपिक है अपना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान की हानि होती है और न द्रव्यमान का निर्माण होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान की हानि होती है और न द्रव्यमान का निर्माण होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, जैसे ये C+O2 है और ये बन गया CO2। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। इधर भी कार्बन कितना है? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। उधर भी कितना है? 2। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण जो है ये संतुलित है। अगर मान लो यहाँ पे कार्बन 2 होता और यहाँ पे कार्बन 1 होता तो ये क्या हो गई? असंतुलित समीकरण हो गई। ठीक है, तो इसको हमको संतुलित करना होता है। ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो समीकरण संतुलित होनी चाहिए। तो जो अब ये समीकरण जो है वो क्या है? संतुलित है। अगर मान लो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 हो जाते तो क्या हो गई? ये असंतुलित समीकरण। इस असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें समीकरण को क्या करना होता है? संतुलित करना होता है। जैसे ये है Fe है, यहाँ पे देखो Fe कितना है? 3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ कितना है? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 2। तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों में कुछ चेंजेज आ रहे हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे इनके द्रव्यमान में क्या आ रहा है? चेंज। यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पे 3 है। क्या कहता है ये? कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो Fe1 है, यहाँ पे 3 हो गया ना, तो गलत हो गया ये। तो इसको हमें सही करना होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। तो संतुलित करने से पहले सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो हमें दिया हुआ है उसके चारों तरफ हम क्या बना लेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमने ये बॉक्स बना लिया। ठीक है, सबसे पहला काम अपन को बॉक्स बनाने का होता है। बॉक्स अपन ने बना लिया। अब देखो Fe यहाँ पर कितना है? फर्स्ट 1 है और यहाँ पे कितना है? 3। बॉक्स क्यों बनाया है? क्योंकि बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना। जो करना है वो बॉक्स के बाहर करना है, बॉक्स के आगे करना है। बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना। तो देखो Fe यहाँ पर कितना है? 1 और यहाँ पे कितना है? 3। अब इस 3 को तो हम 1 नहीं कर सकते क्योंकि बॉक्स के अंदर कुछ करना ही नहीं है अपन को। लेकिन इस Fe को तो हम 3 कर सकते हैं ना, तो हमने क्या लगा दिया आगे? 3। तो यहाँ पे Fe कितना हो गया? 3। यहाँ भी कितना हो गया? Fe 3 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अब इस 4 को तो हम 1 नहीं कर सकते, बट इस 1 को हम 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 है। इधर भी कितना हो गया? ऑक्सीजन 4। लेकिन इस 4 के लगने से हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। ये गुणा होता है, ठीक है, नीचे का। तो 4 दूनी 8। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे रह गया 2। अब इस 4 को हटाए तो 2 हो, ये इसके बराबर हो। लेकिन 4 को हटाते ही ऑक्सीजन खराब हो जाएगा। इसलिए अब इधर कुछ नहीं करते, अपन इधर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। यहाँ भी कितना है? हाइड्रोजन 8। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। इधर भी कितना है? 4। इधर Fe कितना है? 3। इधर कितना है? 3। खत्म। तो क्या हो गया अपना? 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। इस प्रकार से ये क्या हो गई? अपनी जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो गई। संतुलित करने की इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, तो जो हम रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं कौन सी विधि से करते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। C+O2
क्या बन रहा है, CO2। इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, दो जुड़ रहे हैं आपस में। वियोजन मतलब कि टूटना, अलग होना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि किसी कारण से कोई पदार्थ टूटता है, तो वो ऊष्मा से टूट सकता है, सूर्य के प्रकाश से टूट सकता है, या फिर विद्युत धारा की वजह से टूट सकता है। तो सबसे पहले है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, तो वियोजन के ही प्रकार है ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन देखो, CaCO3 ऊष्मा मिली, CaO और CO2 में टूट गया। प्रकाशीय वियोजन 2AgCl, सूर्य का प्रकाश की वजह से Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया। विद्युत वियोजन 2H2O है, इसमें क्या प्रवाहित करी, विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार होते हैं वियोजन के। अब तीसरी अभिक्रिया आती है अपनी विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। देखो कॉपर Fe से ज़्यादा, जो Fe है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए Fe ने क्या, इस कॉपर को विस्थापित कर दिया। Fe आ गया यहाँ पे और कॉपर यहाँ से निकल गया। Fe ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ये देखो Fe जो CuSO4 था वो क्या हो गया, FeSO4 हो गया। Fe ने कॉपर कर दिया विस्थापित। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। कॉपर निकल गया बाहर, Fe आ गया। SO4 के पास में कौन आ गया, Fe आ गया। पहले कौन था, Cu, अब कौन आ गया, Fe। क्यों आ गया, क्योंकि Fe कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है इसलिए आ गया, कॉपर को बाहर निकाल दिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच, अभिकारक के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। कैसे, ये Ba है, BaCl2 है, ये Na2SO4 है, ठीक है। तो क्या किया, Ba ने कहा Na से तू यहाँ जा, मैं यहाँ आ जाता हूँ, सही नहीं है। तो Ba यहाँ पे आ गया और Na यहाँ पे आ गया। जो NaSO4 था वो BaSO4 हो गया, जो BaCl2 था वो NaCl हो गया, मतलब Na यहाँ पे आ गया। आयनों के बीच आदान प्रदान हुआ है, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए पदार्थ बनाता है उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और इसमें दोनों अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक तो होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है, एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होती है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा या ऊर्जा भी निकलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा को अवशोषित की जाती है, उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे CH4 है, CO2 2H2O के साथ साथ में क्या और बन रहा है, ऊर्जा निकल रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। इसमें इसको तोड़ने के लिए क्या काम में आ रही है, ऊष्मा काम में आ रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स दोनों का कॉम्बो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन। अब उपचयन व अपचयन क्या होता है, देखो कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, यह देखो सिर्फ कॉपर रह गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन की हानि हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन है,
यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई, हानि हो गई। तो जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन की हानि होती है तो हम कहते हैं कि अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसका मतलब उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो किसी भी पदार्थ में इसकी ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन, ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन होता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया को इसके अलावा उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर में ये अभिक्रियाएं होती है।